आर्थ्रोपोडा संघ। आज का क्लास है आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास से कल के क्लास में भी आपका आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में कुछ प्रश्नों को बताया गया था और आज भी आपका आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में बताया जा रहा है। और बता दें कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है वो पृथ्वी पर जो जंतु जगत है वो जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित अधिकांश जीव आते हैं, यानी पृथ्वी पर उपस्थित लगभग 75% जो जंतु हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आर्थ्रोपोडा संघ को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है और है ही। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और आर्थ्रोपोडा संघ के अलावा आज आपका एक मोलस्का संघ के बारे में चर्चा किया जाएगा और मोलस्का संघ के बारे में देखेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। कुछ प्रश्नों को आज दिखाया जा रहा है जो कल भी दिखाया गया था आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का संपूर्ण शरीर किस कठोर निर्जीव पदार्थ से ढका होता है? तो क्यूटिकल नाम का कठोर निर्जीव पदार्थ होता है और इसी क्यूटिकल नामक कठोर निर्जीव पदार्थ से आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का संपूर्ण शरीर ढका हुआ होता है। नेक्स्ट सवाल आता है 2 नंबर, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के देह गुहा को हीमोसील क्यों कहा जाता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के देह गुहा को हीमोसील इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका देह गुहा में रक्त भरा होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के देह गुहा में रक्त भरे होने की वजह से ही आपका आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के देह गुहा को हीमोसील कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका आता है 3 नंबर, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के मुख के चारों ओर, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के जो मुख होते हैं यानी मुंह जो होता है वो मुंह के चारों ओर पाए जाने वाला क्या है? तो मुंह के चारों ओर पाया जाता है आपका मुखांग। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के मुख के चारों ओर यानी मुंह के चारों तरफ मुखांग पाया जाता है, मुखांग। नेक्स्ट सवाल आता है 4 नंबर, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु श्वसन किस अंग के द्वारा करते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं वो श्वसन करते हैं, किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं? तो गिल्स और ट्रैकिया के द्वारा आपका आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु श्वसन करते हैं। गिल्स जिसको गलफड़ा कहा जाता है, मछली का आप लोग गिल्स यानी गलफड़ा देखे होंगे, उसी प्रकार से आपका इसका भी गिल्स होता है और गिल्स के माध्यम से आपका आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु श्वसन करते हैं। ट्रैकिया भी आपका है श्वसन अंग आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का और ट्रैकिया को बुक लंग भी कहा जाता है। बुक लंग ट्रैकिया कहें या बुक लंग कहें, ट्रैकिया का मतलब श्वास नली होता है। ट्रैकिया को हम लोग श्वास नली भी कहते हैं, श्वास नली। तो श्वास नली गिल्स यानी श्वास नली यानी ट्रैकिया, जिसको हम लोग बुक लंग भी कहते हैं। तो गिल्स और ट्रैकिया के माध्यम से आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु श्वसन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में कौन सा रक्त परिसंचन तंत्र होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में खुला रक्त परिसंचन तंत्र होता है। खुला रक्त परिसंचन तंत्र वैसे रक्त परिसंचन तंत्र को कहते हैं जिसके अंतर्गत आपका किसी प्रकार का धमनी या सीरा नहीं होता है, डायरेक्ट आपका कोशिकाओं में बहते रहता है इधर से उधर। कोई किसी प्रकार का कोई नली यानी नलिका नहीं होती है, ना धमनी होता है ना सीरा होता है, यानी कि नस नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई नस नहीं होता है रक्त के परिवहन के लिए, रक्त का परिसंचरण करने के लिए, एक अंगों से दूसरे अंगों में जाने के लिए, यानी खुला होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 6 नंबर, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं उसके उत्सर्जी अंग को क्या कहा जाता है? तो माइलपीगियन नलिकाएं जो होती है उत्सर्जी अंग होता है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का। अब कहेंगे उत्सर्जी अंग क्या है? तो उत्सर्जी अंग वैसे अंग को कहा जाता है जिस अंग के माध्यम से शरीर में उपस्थित विषैले पदार्थों को
अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, तो उस अंग को आपका उत्सर्जी अंग कहा जाता है, जिस अंग के माध्यम से कोई भी जंतु अपने शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। तो विषैले पदार्थ क्या होते हैं? तो मल हो सकता है, पसीना हो सकता है, ये सब आपका विषैले पदार्थ है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हो या कोई अन्य जंतु हो, वो सब के लिए हानिकारक पदार्थ होता है मल, पसीना। तो उत्सर्जी अंग के माध्यम से ही आपका आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु उत्सर्जी पदार्थों को निकालते हैं बाहर, शरीर से बाहर। तो उत्सर्जी अंग जो है, उस अंग को आपका माइलपीगियन नलिकाएं कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के लिए उत्सर्जी अंग जो है वो माइलपीगियन नलिकाएं कहलाती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 7 नंबर आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के लिंग होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं वो कितने लिंगी होते हैं? तो एक लिंगी होता है, केवल एक लिंग होते हैं। यानी एक शरीर में आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के एक बॉडी में सिर्फ एक ही लिंग होता है ना। और चाहे तो एक बॉडी है तो एक बॉडी में एक लिंग आपका, चाहे तो नर लिंग होगा या मादा लिंग होगा, यही आपका लिंग होता है। यानी एक लिंग होगा एक बॉडी में तो एक लिंगी कहलाएगा, चाहे तो नर वाला लिंग हो या मादा वाला लिंग हो। लेकिन अगर दोनों लिंग एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में अगर हो तो जंतु आपका द्विलिंगी कहलाता है। आगे बातें करें आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं कौन कौन, तो पिछले क्लास के वीडियो में देख सकते हैं। जीवों में विविधता, चैप्टर का नाम आपका है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता ये आपका चैप्टर है, उसमें आप देखिएगा आर्थ्रोपोडा संघ आपका हेडिंग में बना होगा पिछले क्लास के वीडियो को, आर्थ्रोपोडा संघ। तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आगे सवाल आता है 8 नंबर, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में जीवन चक्र की कितने अवस्थाएं हो सकती है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में जीवन चक्र के 3 अवस्थाएं होती है। टोटल 3 अवस्था होता है जीवन चक्र में। और 3 अवस्था कहें तो क्या क्या होता है? तो एक आपका होता है अंडा, दूसरा होता है लार्वा, तीसरा प्यूपा। और आपका बातें करें आगे कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं वो जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं जो है, वो सबसे पहला अवस्था आता है अंडा का, उसके बाद आपका आता है लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद कीट बन जाता है। जैसे मानव की अगर बातें करें तो मानव के जीवन चक्र में भी आपका अवस्थाएं आती है, हर एक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली जो अवस्था होती है मानव के जीवन काल में, वो सबसे पहले आपका शुक्राणु अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, निषेचन होता है तो भ्रूण तैयार होता है। तो भ्रूण जो है वो आपका मानव जीवन का पहला अवस्था होता है। उसके बाद भ्रूण के बाद वही आपका विकसित होकर के जब भ्रूण का आंख, नाक, कान, मुंह, पैर, हाथ सब बन जाता है, बॉडी के हर एक अंगों का निर्माण हो जाता है, हर एक ऑर्गन का निर्माण जब हो जाता है तो वही भ्रूण आपका शिशु हो जाता है और शिशु का फिर आगे जन्म होता है। तो इस प्रकार से अवस्थाएं होती है, वही शिशु फिर आपका बड़ा होकर के वयस्क हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मानव अवस्था जो बता रहे हैं, इसी तरह से अवस्था आपका आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में होता है। जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहला अवस्था में आपका अंडा होता है। जब वही अंडा आपका फूटता है तो उससे लार्वा तैयार होता है विकसित होकर के, और लार्वा से भी प्यूपा बनता है और प्यूपा आगे कीट में बदल जाता है। तो 3 अवस्थाएं देखने को मिल सकता है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के जीवन काल में। नेक्स्ट देखेंगे आगे 9 नंबर सवाल आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के जीवन चक्र में अवस्थाओं में परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? तो कायांतरण कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के जीवन चक्र में अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, जीवन चक्र के अवस्थाओं में परिवर्तन को कायांतरण कहा जाता है। तो अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, 3 अवस्थाएं होती है। अवस्था में परिवर्तन होता है कि पहले अंडा बनता है, अंडा का निर्माण, उसके बाद लार्वा हो जाता है, लार्वा विकसित होकर के प्यूपा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, अवस्थाओं में परिवर्तन हो रही है। तो इस परिवर्तन को ही आपका आर्थ्रोपोडा संघ के लिए कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण। चलिए आगे देखेंगे और विस्तार से आपका आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में देखना चाहते हैं, और भी आपका प्रश्न दिखाया गया है जो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, हेडिंग आपका बना हुआ होगा। थंबनेल पर देखेंगे जीवों में विविधता, आर्थ्रोपोडा संघ के नाम से हेडिंग बना होगा, पिछले क्लास के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं।
चलिए देखते हैं आगे। आता है मोलस्का संघ। ये भी आपका एक संघ है। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी आपका जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं के जो आपका जंतु जगत है, वो जंतु जगत को टोटल 10 संघों में बांटा गया है, जिसमें आपका ये संघ आपका दिख रहा है, आर्थ्रोपोडा संघ, मोलस्का संघ, इसके पहले भी आपका है ना पॉलीफेरा संघ, सिलेंट्रेटा संघ, प्लेटीहेल्मिन्थी संघ, निमेटोडा संघ वगैरह बताया जा चुका है। और आगे भी जो बचा हुआ है संघ, उन संघों के बारे में चर्चा किया जाएगा, आगे क्लास दिया जाएगा। चलिए देखते हैं मोलस्का संघ के बारे में। तो मोलस्का संघ जो है ये जंतु जगत का शरीर जो होता है मोलस्का संघ के जंतु का, वो आपका द्विपार्श्व सममित तथा अखंडित होता है। अब मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर आपका द्विपार्श्व सममित होता है। अब द्विपार्श्व सममित क्या होता है? तो द्विपार्श्व सममित वैसे जंतु को कहा जाता है जिस जंतु को किसी भी एक काट से अगर काटा जाए और काटने के बाद आपका जो दो भाग होंगे वो दोनों भाग में समान रचनाएं अगर दिखता है तो वैसे जंतु को आपका द्विपार्श्व सममित कहते हैं। जंतु आपका 3 तरह के होते हैं द्विपार्श्व सममित। एक आपका होता है असममित और एक होता है अरीय सममित। जो आपका असममित होगा, असममित जंतु को अगर किसी भी काट से अगर काटा जाए तो काटने के बाद वो दो समान भागों में नहीं बढ़ता है, तो ऐसे जंतु को अरीय सममित न कह के असममित कहा जाता है। अगर अरीय सममित कहें तो अरीय सममित वैसे जंतु को कहा जाता है जिसके शरीर के केंद्रीय भाग से एक से अधिक काटने पर हर एक भागों में समान रचनाएं अगर दिखता है तो वैसे जंतु को अरीय सममित जंतु कहा जाता है। अरीय सममित जंतु की अगर बातें करें तो हाइड्रा जो है अरीय सममित जंतु है। हाइड्रा के केंद्रीय भाग से अगर एक से अधिक काटने के बाद अगर देखा जाए तो हर एक भागों में समान रचनाएं दिखता है, तो आपका हाइड्रा जो है अरीय सममित है। असममित जो जंतु है वो घोंघा है। असममित जंतु घोंघा है जिसको किसी भी काट से अगर काट दिया जाए तो आपका समान बराबर भागों में, दो भागों में नहीं बढ़ता है, तो आपका घोंघा ही है। अगर बात करें द्विपार्श्व सममित का तो द्विपार्श्व सममित आपका मछली है। अगर मछली के एक काट से अगर बीच में काटा जाए तो एक काट काटने पर पता चलता है कि दोनों जो टुकड़ा बनता है काटने से, वो दोनों टुकड़ा में, दोनों भागों में, दायां वाला भाग बायां वाला भाग, दोनों भागों में समान रचनाएं दिखाई देता है। अगर बायां साइड में एक आंख है तो दाहिना साइड में एक आंख होगा, बायां साइड में अगर एक फेफड़ा है तो दाहिना साइड में एक फेफड़ा होगा, बायां साइड में अगर एक गलफा है, एक गिल्स है तो दाहिना साइड में एक गिल्स होगा, बायां में अगर और भी एक आपका पंख है तो दाहिना में एक पंख। इस प्रकार से दोनों साइड में, दोनों भागों में समान आपका बराबर रचनाएं दिखती है, तो ऐसे जंतु आपका द्विपार्श्व सममित जंतु कहलाते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। तो आपका जो मोलस्का संघ के जंतु है उनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है और अखंडित होता है। इसको किसी प्रकार से खंडन नहीं किया जा सकता है, टुकड़ा बांटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 नंबर, किस प्रक्रिया के कारण कई मोलस्का का शरीर असममित हो जाता है? तो एक प्रक्रिया है टॉर्सन। टॉर्सन एक प्रक्रिया है, टॉर्सन। और इसी टॉर्सन प्रक्रिया के द्वारा कुछ ऐसे, कई ऐसे आपका मोलस्का संघ के जंतु है जिनका शरीर असममित हो जाता है। असममित हो जाना मतलब उसका शरीर जो है वो किसी भी काट से काटने पर दो समान भागों में नहीं बढ़ता है, तो आपका असममित हो जाता है। तो टॉर्सन प्रक्रिया के द्वारा कई मोलस्का का शरीर असममित हो जाता है। एक सवाल आता है किस मोलस्का का शरीर असममित होता है? तो घोंघा एक मोलस्का है, मोलस्का संघ के जंतु है जिसका शरीर असममित होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु की बातें करें तो पिछले वीडियो में बोले कि देख लीजिएगा, उसमें आपका सारा बताया हुआ कि मोलस्का तो दिखा रहे हैं आर्थ्रोपोडा संघ के कौन कौन से ऐसे जंतु हैं। ऐसे जनरली 1-2 बता दे, मच्छर है, मक्खी है, ये सब आपका मोलस्का संघ के जंतु हैं। मच्छर मक्खी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है। अगर मोलस्का संघ के जंतु की बातें करें तो मोलस्का संघ के जो जंतु हैं वो आपका काइटन है, घोंघा है, सीप है, ऑक्टोपस है और सीपिया है। तो काइटन, घोंघा, सीप, ऑक्टोपस और सीपिया जो है ये आपका मोलस्का संघ के जंतु हैं।
नेक्स्ट सवाल आता है, मोलस्का का शरीर किस कोमल झिल्ली से ढका होता है? तो मोलस्का संघ के जंतु का जो शरीर होता है वो एक मेंटल नाम का झिल्ली, जिसको प्रावार भी कहा जाता है, प्रावार या मेंटल नाम के झिल्ली के द्वारा ढका होता है मोलस्का संघ के जंतु का शरीर। और यह झिल्ली जो होता है कोमल होता है, काफी आपका मुलायम होता है, कोमल और नाजुक होता है। नेक्स्ट सवाल आता है, मोलस्का का शरीर किस पदार्थ के एक कवच द्वारा ढका होता है? मोलस्का जो शरीर होता है वो एक कवच के द्वारा ढका होता है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ से बना होता है इसका कवच, और इसी कवच के द्वारा मोलस्का संघ के जंतु का शरीर ढका होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो कवच होता है ये आपका कठोर होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही कठोर है, तो इसका कवच जो होगा वो भी आपका कठोर होता है। और यहाँ जो झिल्ली की बातें की थी कोमल होता था, जो आपका मेंटल या प्रवार कहलाता था। नेक्स्ट सवाल आता है आपका 6 नंबर सवाल आता है नेक्स्ट, रक्त परिसंचन तंत्र होता है। तो मोलस्का संघ के जंतु का जो रक्त परिसंचन तंत्र होता है वो खुला रक्त परिसंचन तंत्र होता है, जैसा कि आप बता के गए कि खुला रक्त परिसंचन तंत्र आपका आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में भी होता है। बताएं कि खुला रक्त परिसंचन तंत्र वैसे परिसंचन तंत्र को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का नस यानी कि धमनी और शिरा रक्त का परिवहन करने के लिए किसी प्रकार का धमनी शिरा यानी कि नलिकाएं नहीं होती है। विदाउट नलिका आपका रक्त का परिवहन होता है। अगर बंद परिसंचन तंत्र होता तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए, ब्लड को एक अंगों से दूसरे अंगों में पहुंचने के लिए धमनी और शिरा नलिकाएं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे सवाल आता है श्वसन। मोलस्का संघ के जो जंतु हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? तो गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। गिल्स को टेनेडिया भी कहा जाता है। मोलस्का संघ के जंतु के जो गिल्स होते हैं उसको टेनेडिया भी कहा जाता है, और श्वसन गिल्स के माध्यम से करते हैं। जैसा कि बताया गया कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु भी गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं, तो आपका मोलस्का संघ के जंतु भी गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं, है ना। और साथ ही साथ टेनेडिया को है ना फुफ्फुस भी कहा जाता है। तो गिल्स और फुफ्फुस के द्वारा श्वसन करते हैं मोलस्का संघ के जंतु। और बता दिया आपका कि जंतु जो है मोलस्का संघ के काइटन, घोंघा, सीप और ऑक्टोपस सीपिया है। और बता दें आगे कि लिंग जो होता है मोलस्का संघ के जंतु का वो आपका एक लिंगी होते हैं। मोलस्का संघ के जंतु जो होते हैं एक लिंगी होते हैं और कुछ द्विलिंगी भी होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में आपका 2 लिंग वाले भी होते हैं। एक ही बॉडी में आपका नरलिंग भी और मादा लिंग भी होता है। तो कुछ ऐसे मोलस्का संघ के जंतु हैं जो द्विलिंगी होते हैं, अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं। जैसा कि बताया था कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। इसमें सारा जंतु आपका एक लिंगी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बता दें कि जो हृदय है मोलस्का संघ के जंतु का जो हृदय यानी दिल जो होता है, हार्ट होता है, वो आपका पृष्ठ भाग में हृदय आवरण के अंदर पृष्ठ भाग में स्थित होता है। हृदय आवरण के अंदर पृष्ठ भाग में आपका मोलस्का संघ के जंतु का दिल यानी हृदय हार्ट अवस्थित होता है। इस प्रकार से आपका मोलस्का संघ है, आर्थ्रोपोडा संघ है। आगे फिर नेक्स्ट कुछ और संघ बचे हुए हैं जिसके बारे में आगे क्लास भी दिया जाएगा। और बता दें कि इस चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा देखें और पिछले वीडियो को भी देखें, शुरू से आपका देखें किसी भी चैप्टर के बारे में, ताकि आपको अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं चैनल पे, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका नोटिफिकेशन जैसे ही आपका वीडियो डाला जाएगा तो आपके तक पहुंच सके समय से, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।